आज हम चर्चा करेंगे आलोचना का धर्म। मैं रविंद्र कुमार दास आप सबका स्वागत करता हूं। ये समीक्षा करना, व्याख्या करना, ये सारी बात हम अभी कविता के संदर्भ में कर रहे हैं। व्याख्या करना, समीक्षा करना, आलोचना करना, ये कई बार लगता है जैसे एक ही जैसी चीज है, लेकिन एक ही जैसी चीज नहीं है। मेरी समझ है कि जहाँ शब्दार्थ की हद समाप्त हो जाती है, उसके बाद से काव्यार्थ की हद शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि शब्दों का कविताओं में कोई मतलब नहीं है। जैसे अर्थ के लिए शब्द जिम्मेदार है, उसी तरह काव्यार्थ के लिए शब्दार्थ जिम्मेदार है। शब्दार्थ वहां पर प्रतीक बन जाता है, शब्दार्थ अंतिम अर्थ नहीं होता। अब सवाल है कि आलोचना की जरूरत क्यों है कविता को। नमस्कार संजय जी, करिए, बीच में इंटरफेयर करिएगा, कुछ तो बातचीत जो है बनती है। कि आलोचना की जरूरत क्यों है। कविता है, पाठक है, पढ़ेंगे, बात खत्म। इसमें कोई पाठक कविता की आलोचना या साहित्य की, काव्य की आलोचना क्यों पढ़े, उससे उसका क्या क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, क्यों आलोचना क्यों होनी चाहिए। आलोचना का उद्देश्य क्यों है, क्या है, वह कैसे आकर साहित्य और साहित्य के जो अध्येता हैं, पाठक हैं, उसके बीच में कैसे वाकई खड़ा हो गया। अब एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मैं दो बहुत प्रसिद्ध रचनाओं का नाम लेता हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम है और मेघदूत है। बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध रचना है। जिन्होंने मेघदूत नहीं भी देखा है, नहीं भी पढ़ा है, वो भी मेघदूत को जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम को तो खैर सब लोग जानते हैं। अब सवाल है कि अभिज्ञान शाकुंतलम सुन के एक सामान्य पाठक के जहन में क्या जगता है। मेघदूत सुनकर एक सामान्य पाठक के मन में क्या जगता है। बार बार कालिदास को सौंदर्य का कवि कहा जाता है। आलोचकों ने महाकवि कालिदास को सौंदर्य का कवि स्थापित कर दिया। उपमा कालिदास से रूप सौंदर्य वगैरह की बात होती है। आलोचकों ने यह सिद्ध किया, यह स्थापित कर दिया। मैं अपने कोर्स की पढ़ाई के क्रम में मैंने भी उन दोनों किताबों को पढ़ा।
पढ़ा, कोर्स को उसी हिसाब से पढ़ा जाता है, पाठ्यक्रम को जैसा गुरुजी पढ़ाते हैं, जैसा अध्यापक पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी होती है। हम वहाँ साहित्य में रस नहीं ले रहे होते हैं, हम साहित्य को सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे होते हैं। मैंने भी पढ़ा, हो गया पास, जो हुआ जितना नंबर आना था पास वास हो गया। उसके बाद मैंने फिर उन रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, फिर से देखा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में मैंने देखा कि जो शकुंतला है एक आत्यंतिक रूप से तिरस्कृत स्त्री है। उसका जन्म, वह एक ऐसी स्त्री है कि उसका जन्म माँ बाप की मर्जी के बिना हुआ, क्योंकि जन्म लेते ही उसे उसकी माँ ने खेत में फेंक दिया। खैर, कोई बड़े हृदय वाले ऋषिगणों ने उसका भरण पोषण किया, और भरण पोषण करके वो जब बड़ी हुई तो एक राजा उसको मिलता है, राजा दुष्यंत, बड़े नायक हैं इतिहास के, पौराणिक इतिहास के। वह इतनी उसको आकर्षित करती है कि उसका वो गंधर्व विवाह करके उसका उपभोग करता है और विदाई करवाऊंगा ऐसा आश्वासन देकर वो वापस चला जाता है। लेकिन वह उसी मिलन में वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन कालांतर में राज दरबार में उसको नहीं पहचानता कोई कोई नहीं पहचानता, राजा नहीं पहचानता। वहाँ उसे अपमानित किया जाता है। फिर उससे उठाकर कथा के हिसाब से मेनका एक और आश्रम में ले जाती है, जहाँ वह परित्यक्ता की तरह जीवन बिताती है। एक स्त्री, शकुंतला की स्त्री के पूरे जीवन की कल्पना कीजिए। वह कालिदास की नायिका है। मैंने मेघदूत में अभिज्ञान शाकुंतलम में वो पढ़ते हुए, उस पर समीक्षाएं, उसकी आलोचना पढ़ते हुए इस बात को मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वह एक उपेक्षित स्त्री की कथा है, अत्यंत उपेक्षित स्त्री की कथा है। उसी तरह मेघदूत को जब मैं पढ़ता हूं तो सौंदर्य वौंदर्य होगा, सौंदर्य जीवन में होता ही है। नहीं, बेशक है, वो सारी काव्य है। मैं संस्कृत साहित्य का या किसी भी साहित्य का कोई अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, तो आपकी बात, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं ये देख रहा, मैं इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर साहित्य में साहित्य में आलोचना की क्या आवश्यकता है। तो वही मैं मेघदूत की बात कर रहा था। मेघदूत मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मुझको एक बंधुआ मजदूर की कहानी नजर आती है। ये वाक्य मैं नहीं पढ़ता हूँ कहीं कि मेघदूत एक बंधुआ मजदूर की कहानी है। उसके दुख से प्रेरित होकर, द्रवित होकर कालिदास मेघदूत की रचना करते हैं। नहीं, ये मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ। वहां भी सौंदर्य की बात आती है। किस रचना पर किस तरह से बात होनी चाहिए, यह काम आलोचक निर्धारित करता है, यह काम आलोचना निर्धारित करती है। इधर अब हम आते हैं जिसके हम लोग अध्यवसायी हैं,
अभी समकालीन कविताएं, समकालीन कविताओं की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उस पर आलोचना का बहुत प्रभाव है। रचनाकार मुझे दिखते रहता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि रचनाकार आलोचना के आतंक से या आलोचना की जो परिपाटी है उसको निभाते हुए कविता करता है। आलोचना रचना की होती है। आलोचना के लिए रचना नहीं की जाती है, नहीं की जानी चाहिए। आलोचना का धर्म है कि वह सामान्य पाठक को काव्य, जिसको सामान्य भाषा में साहित्य कहा जाता है, काव्य पढ़ना सिखाए। आलोचना खारिज, आलोचना स्थापित करने के लिए, खारिज करने के लिए, मीन मेख निकालने के लिए, कोई पद देने के लिए नहीं होती। आलोचना का काम है, आलोचना का उद्देश्य है, आलोचना का धर्म है, आलोचना का प्रयोजन है कि वह पाठक को रचना पढ़ना सिखाए। रचनाकार केंद्रीय तत्व, रचनाकार नहीं संजय जी, मैं कहना चाहता हूं रचना, रचना केंद्रीय तत्व है। ये ऐसी ही बात है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। रचना भी कहा, मैंने कहा कि जब मैं सोचता हूं कि कविता क्या है, तो कविता वही है कि कोई ऐसी बात जो सामान्य बातचीत के क्रम में नहीं कही जा सकी या नहीं कही जा सकती है, उस और लेकिन वो कहना जरूरी है। तो एक से मैं कहते हुए जब अनेक लोगों को एक साथ संबोधित करता हूं, तो वही रचना है, वही कविता है। अगर मैं एक साथ बहुतों को संबोधित नहीं करता हूं, शायद सबको संबोधित नहीं करता हूं, तो वो जितने कम को संबोधित करता हूं, मेरी कविता का दायरा उतना सकरा है। कविता का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि हम एक साथ सबको संबोधित करें। तो फिर आपने कहा कि यह रचनाकार केंद्रीय तत्व हो जाएगा, तो रचनाकार केंद्रीय तत्व नहीं होगा, रचना केंद्रीय तत्व होना चाहिए। अभी भी एक और दूसरे तरह की बहस है। हाँ, रचना, आलोचना को रचना उन्मुख होना ही चाहिए, बल्कि रचना उन्मुख नहीं, रचना केंद्रित होना चाहिए। वह आलोचना रचना को अन्य विमर्शों से, अन्य वादों से, अन्य स्थितियों से जोड़ती है। जोड़ने का एक काम है, वो एक भूमिका है, एक पुल की तरह है आलोचना। न कि आलोचना कविता का पर आकर प्रभावी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो रचना क्रमशः बीमार पैदा होती जाएगी। रचनाकार जैसे ही रचना के क्षण में, रचना के क्रम में आलोचक को स्मरण करेगा, वह रचना के साथ पूरा न्याय, जितना उसके पास न्याय है, नहीं कर पाएगा। ये लोकप्रिय साहित्य की जो बात होती है, तो उसमें यही तो है कि जब आप सॉरी पाठक ओरिएंटेड बात करने लग जाते हैं, तो आप लोकप्रिय रचनाकार हो जाते हैं। आप जब अपनी रचना के अनुकूल पाठक तैयार करते हैं, तो आप ट्रेंड सेटर साहित्यकार हो जाते हैं, आप युगांतकारी साहित्यकार हो जाते हैं। लोकप्रिय साहित्य लिखना कोई बुरी बात नहीं है, बस इसमें यही है कि वो एक बनी बनाई लीक पर चल रहा होता है।
नहीं, मैं वैज्ञानिक आलोचना, ये वैज्ञानिक शब्द बड़ा जो है, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, विचाराधीन शब्द है। वैज्ञानिक को जब हम आलोचना में लाएंगे, वैसे 1 to 1 करके एकदम उसको अलग अलग करके हम इसको देखेंगे, तो ऐसी आलोचना मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। देखिए, साहित्य जो है, साहित्य शब्द प्रधान है। शब्द में अर्थों की अनेक संभावना होती है और होनी भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो साहित्य नहीं। जैसे जैसे बहुत सारी स्थित, जैसे पेंटिंग है, जैसे अन्य दूसरी कलाएं हैं, इससे इस मामले में काव्य इसलिए भिन्न है। शुक्र नीति में भी काव्य और अन्य कलाएं, इस तरह से बात की जाती है। ये जो यहाँ पर जो शब्द है, शब्द व्यापार है, इस शब्द व्यापार के कारण यह अन्य कलाओं से बहुत अलग हो जाती है और व्याख्या सापेक्ष हो जाती है। हालांकि दूसरी कला भी दृष्टा की नजर से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ की संभावना राकेश नारायण द्विवेदी जी कहते हैं, आपने कहा आलोचना की परिपाटी पर रचना होने लगी है, पर आलोचक अब क्या पाठक ही नहीं हो गया है? और जब पाठक ही आलोचक हो गया है तो रचना पाठक केंद्रित हो जाए तो क्या अस्वाभाविक है? नहीं, पाठक आलोचक नहीं हो सकता है। आलोचक, जो शुरू में हम बात वहीं से बात ही शुरू करेंगे, बल्कि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि आलोचक जो है वह काव्य को अन्य विमर्शों से, अन्य वादों से, अन्य विचारों से, अन्य परिस्थितियों से जोड़ने का काम करता है। पाठक उसे कहते हैं जो सिर्फ रसास्वादन के लिए, जिसको थोड़े हल्के शब्दों में कहा जाए तो मजे के लिए पढ़ता है। उसको आनंद आएगा तो पढ़ेगा, नहीं आनंद आएगा तो नहीं पढ़ेगा। कई बार आनंद की वस्तु पाठक को, एक संस्कृत में एक शब्द चलता था संस्कृत साहित्य में, कवि शिक्षा। सभी साहित्य नहीं पढ़ते। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से और दावे के साथ कहता हूं कि साहित्य कभी आमजन की वस्तु नहीं है। साहित्य सहृदयों की वस्तु है। आप हम जब बहुत बात होती है, बहुत तरह की बात होती है कि जिसके लिए कविता लिखी जा रही है वो, उसको तो पता ही नहीं है कि उसके बारे में कविता लिखी जा रही है। तो नहीं, उसके बारे में, जिसके बारे में कविता लिखी जा रही है, उस तक पहुंचाना कोई अनिवार्य काम नहीं है। जैसे हम पीड़ित मनुष्य के विषय में कविता लिख रहे हैं, तो उस पीड़ित मनुष्य तक हम उस कविता को लेके जाएं कि भाई देखो, तुमको मैंने तुम अपनी कविता का विषय बनाया है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे फूल, नदी, पत्थर, पहाड़, आकाश, धरती, सबके बारे में कविता लिखते हैं, सबको अपनी, तो उसको हम कविता सुनाने उसको नहीं जाते। ये कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात कह रहे थे द्विवेदी जी कि पाठक आलोचक हो गया है, तो नहीं, पाठक आलोचक नहीं हो सकता है। पाठक पाठक ही है। और अगर सभी पाठक में आलोचक होने की योग्यता है तो ये हमारे सभ्यता का चरम विकास है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमने स्वागत है अनिल जी, अनिल अनल हाथू। हमने पाठकों को आलोचक कहना शुरू कर दिया है। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के भाषा में हम व्याकरण की गलती नहीं देखना चाहते जो हमारी प्रशंसा कर रहा होता है। ऐसा ठीक नहीं है। तो जो है, हम आते हैं फिर पुराने विषय पर आते हैं कि आखिर आलोचना का उद्देश्य क्या है।
अभी मैं तो खैर अनामंत्रित अपना अपने अपने घर से अपने अपनी वॉल पे बात कर रहा हूँ। अभी इन दिनों जो है ट्रेंड चल रहा है कि ये कवियों का नाम गिराया जा रहा है कि ये कवि हैं। तो मैं निश्चित रूप से जब मैं अपने कवियों का नाम लूँगा तो मैं उन्हीं का नाम लूँगा जिनका मैं परिचित हूँ, जो जो मेरे परिचित हैं। और जुबान पर भी परिचितों का ही नाम पहले आता है। स्लिप ऑफ टंग की भी यही थ्योरी है कि जो आपके मन में रहता है तो आपकी जुबान फिसलेगी भी तो किसी खास नाम पर ही जाएगी। इसके विरोध में कुछ लोग पोस्ट लिख के कुछ और नाम गिरा रहे हैं, तो ठीक है, सारे सारे। तो ये आलोचना का काम नेम ड्रॉपिंग नहीं है कि ये कवि हैं और ये कवि नहीं है। कविता जो है वो है ही। नहीं पढ़ी गई कविता हो सकती है, अप्रकाशित कविता हो सकती है, प्रकाशित कविता हो सकती है, पुरस्कृत कविता हो सकती है, प्रतिष्ठित कविता हो सकती है, अज्ञात कविता हो सकती है, बहुत तरह की कविता हो सकती है। इसका कोई पैनल नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी कविता नहीं जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे अन्य कवियों की कविता नहीं जानते होंगे। इससे क्या मतलब है? हम बात फिर आके करें कि आलोचना की जरूरत क्या है। आप अपने किसी जब आप चाहते हैं कि आपकी कविता पर आलोचना हो तो आप क्या चाहते हैं? प्रशंसा, निंदा? नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी कविता को किसी तर्क से कविता साबित किया जाए, कविता उसे स्थापित किया जाए। तो ये काम आलोचक करता है। आलोचक का काम है कि उसे, जो कई बार 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका हूं, अन्य विद्याओं से, अन्य समस्याओं से, अन्य वादों से, अन्य सिद्धांतों से, अन्य विमर्शों से उस कविता को जोड़े, तब कविता पूरा अर्थ पाती है। मैं तो कहता हूं कि मेरी कविता को अगर एक पाठक मिल जाए तब कविता पूरी होगी। मैंने लिखी कविता, वो कविता जब तक पाठक के पास नहीं जाएगी वह अपनी प्रक्रिया में रहेगी। कविता पाठक के पास जाकर, सुधी पाठक के पास जाकर कविता की यात्रा पूरी होती है। कविता लिख लेना। और शुरू में भी एक बात मैंने कही थी और फिर इस बात को कि दरअसल इधर जो है, इधर हम लोग वादों, सिद्धांतों, इस तरह के इतने झमेले में पड़ गए हैं कि हमारे सामने जब कोई कविता का टेक्स्ट आता है तो उसको उसमें से टेक्स्ट निकालते हैं और उसको जो तमाम अभी फैशन में चलते हुए विमर्श हैं उससे उसको जाकर जोड़ते हैं। और तुरंत हमको कोई दलितवाद, स्त्रीवाद, बाजारवाद, जो भी ट्रेंड होगा और भी होगा, आप लोग ज़्यादा सजग लोग हैं, उसको जोड़ते हैं। कहते देखो देखो दो, कविता मानवता की मातृभाषा है, उसमें मनुष्य मनुष्यता कितनी है। हम निर्जीव पहाड़ की बात करते हुए भी हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में मानवता ही घूम रही होती है। पहाड़ देखिए, जब तक कोई दृश्य, तब तक दृश्य नहीं होगा जब तक कोई उसका दृष्टा नहीं होगा। दृश्य होना दृष्टा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, आश्रित क्रिया है। अच्छा लगता है, फिर करेंगे बात।
तो अंत में मैं जो कहना चाह रहा था उसको नटशेल में एक वाक्य में बताऊं कि मैं समझता हूं कि आलोचना का धर्म है काव्य को अन्य विद्या के अनुशासनों, सिद्धांतों, वादों, विमर्शों, समस्याओं आदि से संबद्ध करे, उसको व्यापक करे, तब जाकर, क्योंकि मैं जब अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी एक ही बात को नहीं सोच रहा। मेरे दिमाग में, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक साथ अनंत समस्याएं, अनंत विचार चल रहे होते हैं। हमारी भाषा को हमारे अवचेतन ने पकड़ रखा होता है। कविता की भाषा में, कविता के बीच बीच में कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो नहीं कहा गया होता है वही विवक्षा होती है। उसी को समझना कविता को समझना है। शब्दों को समझ लेना तो कहते हैं कि कोई भी समझ लेगा शब्दों को। शब्द इंगित होता है अर्थ का और शब्दार्थ इंगित होता है काव्यार्थ का। आलोचक काव्यार्थ तक जाने का मार्ग बनाएगा, मार्ग बनाता है। और ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आलोचक एक ही मार्ग बनाएगा। 1000 आलोचक है, 1000 मार्ग बनाएगा, लेकिन वह कविता तक पहुंचने का मार्ग बनाएगा। क्योंकि अगर पाठक के पास सम्यक दृष्टि नहीं है तो वह कविता को या किसी साहित्यिक कृति को भली भांति ठीक तरीके से उसको नहीं समझेगा। आलोचक का ये उद्देश्य है, आलोचना का यही धर्म है। अभी आलोचना और कविता पर हम फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे बुधवार को इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।